बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था हेनरीज लॉ के बारे में, अब हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ। रॉल्स लॉ की जो डेफिनेशन है वो इस तरीके से है कि कोई भी सोल्यूशन अगर वोलेटाइल कंपोनेंट है उसके अंदर, तो जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ इट। यानी ये क्या हो गया आपका, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट और ये क्या हो गया आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। तो डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट, ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। जब हम इसको, अभी ये हेनरीज लॉ की तरह ही लग रहा होगा आपको कुछ, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, इक्वल टू लगेगा, तो यहाँ पे पी नॉट मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। पी नॉट ये क्या है, ये है आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, यानी कि इसमें कोई सल्यूट ऐड नहीं है, कोई वोलेटाइल कंपोनेंट ऐड नहीं है, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, और ये क्या हो गया आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज मेरे पास एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए, ये वोलेटाइल है, ठीक है। इसमें जो वेपर्स बनेंगी वो खाली ए की बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर होगा ए का, वो क्या होगा, पी नॉट ए, ठीक है। अब मेरे पास एक दूसरा कंपोनेंट है, ये भी वोलेटाइल है, यहाँ पे जो वेपर्स बनेंगी, सपोज इसका नाम देते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट बी, यहाँ पे जो वेपर बनेंगी, वेपर प्रेशर होगा वो किसका होगा, पी नॉट बी, यानी कि सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, बी का, बी की वेपर्स बन रही है ना। अब हमने इसको दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, सोल्यूशन बना दिया ए प्लस बी। तो यहाँ पे जो मुझे वेपर्स मिली वो किसकी मिली, ए और बी की मिली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी नॉट एक्स, ठीक है। अगर मैं अलग अलग निकालू दोनों का, तो पी नॉट ए एक्स, और अगर मैं बी का निकालूं तो पी नॉट बी एक्स, ठीक है। अब पहला कंपोनेंट ए था, सारी वेपर्स ए की थी, दूसरा कंपोनेंट बी था, सारी वेपर्स किसकी थी, बी की थी। अब मैंने क्या किया, दोनों को सोल्यूशन बना दिया ए और बी, ठीक है। तो मेरा जो पी आया, ये टोटल पी है, वो किसका होगा, पी नॉट अपॉन में एक्स, पी नॉट मतलब कि वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी, ठीक है। तो जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यही बैठता है कि वो सोल्यूशन जिसके अंदर वोलेटाइल कंपोनेंट्स हैं, उसका पार्शियल प्रेशर किसके इक्वल होगा, हर एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दो केस और देखते हैं। पहला केस, अगर मेरे पास सपोज ये सॉल्वेंट है, ए वोलेटाइल है, ठीक है, अभी प्योर फॉर्म में है, तो इसका हो जाएगा पी नॉट ए, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास सल्यूट है, दोनों लिक्विड है, यानी वेपर प्रेशर इन लिक्विड सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि सोल्यूट ले रहे वो भी लिक्विड, सॉल्वेंट ले रहे वो भी लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सोल्यूट अब है मेरा बी, ये भी प्योर फॉर्म में है, इसकी वेपर्स जो बनेंगी वो भी बिल्कुल प्योर होंगी, तो यानी कि पी नॉट बी, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को सेम, अगर मैंने सोल्यूशन बनाया है तो ये सोल्यूशन क्या हो गया, ए प्लस बी का हो गया, यानी कि इसके अंदर जो तुम्हारी वेपर्स हैं वो ए की भी हैं और बी की भी हैं, तो पी टोटल तुम्हारा क्या हो जाएगा, पी ए की वेपर्स प्लस पी बी की वेपर्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ठीक है। उसके बाद दूसरा केस है हमारे पास, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड जो है ये यहाँ पे नॉन वोलेटाइल होगा, यानी कि इसकी वेपर्स नहीं बनेंगी, और जो सॉल्वेंट तुम ले रहे हो ये सल्यूट है,
और जो सॉल्वेंट तुम ले रहे हो लिक्विड वो होगा तुम्हारा वोलेटाइल। अब पी टोटल मैंने क्या बताया था, जब आपकी वेपर्स बनेंगी किसी भी सोल्यूशन में, अब ए और बी के सोल्यूशन में तो पी ए प्लस पी बी बनेगा। अब जो वेपर्स बनेंगी वो सिर्फ सॉल्वेंट की बनेंगी, बिकॉज यही वे वोलेटाइल है, ये तो नॉन वोलेटाइल है। तो पी बी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0। तो पी बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये क्या है नॉन वोलेटाइल, यानी कि ये सोल्यूशन में वेपर्स बनाएगा ही नहीं, सिर्फ जो वेपर्स आएंगे वो एक ही आएंगे। तो पी टोटल किसके इक्वल हो गया आपका पी नॉट ए इंटू में एक्स। ठीक है, अगर मैं इसी का आपको ग्राफ रिप्रेजेंटेशन दिखाऊं तो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं किसके लिए, जिसके अंदर आपका सोल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है वोलेटाइल है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि जो तुम्हारा पी टोटल आएगा दैट इज इक्वल टू पी ए। ठीक है, पी ए क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हारा वेपर बन रही है वो किसकी बन रही है सॉल्वेंट की बन रही है। तो पी नॉट ए इंटू में एक्स है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पी टोटल है वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे एक्स है 0 जब तुम्हारा वेपर्स बननी शुरू नहीं हुई। अब यहाँ पे क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब तुम्हारी वेपर्स बननी शुरू हुई हैं तो ऑब्वियस 0 से बढ़ता 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 इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब तुम्हारा सारा का सारा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें वेपर्स में। यानी कि जब तुम्हारा x से 1 है उस टाइम पे तुम्हारा क्या है पी टोटल पी नॉट ए। पी टोटल किसके इक्वल है पी नॉट ए के इक्वल है। अब जब तुम्हारा x इक्वल्स टू 0 है, मतलब x से इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे पी टोटल कितना हो जाएगा 0। और ये कब होगा जब x इक्वल्स टू 1, यानी कि मोल फ्रैक्शन जब तुम्हारा 1 है उस टाइम पे तुम्हारा प्रेशर कितना है पी नॉट ए, यानी जितना भी सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है वो होगा। जब तुम्हारी वेपर्स नहीं बनी है उस टाइम पे तुम्हारा मोल फ्रैक्शन कितना है 0, तो इसका मतलब पी टोटल भी कितना होगा तुम्हारा 0। ठीक है, इसके बाद रॉल्स लॉ का टॉपिक यहीं खत्म होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज सॉल्यूशंस व्हिच ओबे रॉल्स लॉ, which obeys Rolle's law at all the range of concentration, and all temperatures। यानी कि वो आइडियल सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ ओबे कर रहे हैं सारी रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पे और हर रेंज ऑफ टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी जरूरी है। पहली, सपोज तुम्हारा सोल्यूट है बी बी, ये सोल्यूट ले लो तुम, एक सेकेंड, ये है सोल्यूट बी। यहाँ पे तुम्हारी जो पार्टिकल्स होंगे सोल्यूट के होंगे, यानी जो इंटरेक्शन होगा वो सोल्यूट के बीच में होगा। ठीक है, सोल्यूट लिया बी, इसमें जितने पार्टिकल्स हैं सारे बी के हैं, तो जो इंटरेक्शन होगा पार्टिकल्स के बीच में वो बी के बीच में ही होगा, क्योंकि और तो कोई पार्टिकल है ही नहीं। सॉल्वेंट लिया, उसके बीच में अंदर जो पार्टिकल्स हैं सारे ए के हैं, तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो ए और ए पार्टिकल्स के बीच में होगा। लेकिन जब दोनों को आपस में आपने मिक्स किया तो सोल्यूशन बन गया ए और बी। तो अब इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो ए के भी हैं और बी के भी हैं, तो अब इंटरेक्शन किसके बीच में हुआ ए और बी के बीच में हुआ। ठीक है, अब इन तीनों के बीच में सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होना जरूरी है, तभी वो आइडियल सॉल्यूशन की पहली कंडीशन फॉलो करेगा। ठीक है, यानी कि तीनों में जो इंटरेक्शन है वही, मतलब इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है ऐसा ही इंटरेक्शन सॉल्यूशन के पार्टिकल्स के बीच में भी होना चाहिए, तभी, यानी सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहली कंडीशन ये है आइडियल सॉल्यूशन होने की। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब आप दोनों को मिला रहे हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला रहे हो, तो डेल्टा एच यानी कि जो एनर्जी चेंज है, एंथैल्पी चेंज है मिक्स करने पे वो क्या हो 0, ना ही घटे ना ही बढ़े। ठीक है, और डेल्टा वी मिक्स जो वॉल्यूम है वो भी क्या होगा आपका 0, ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं बेंजीन, टोलीन, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन और क्लोरो, इथेन,
ब्रोमो, इथेन। अब इस दोनों तीनों में एक चीज देखिए कि ये बेंजीन, क्लोरीन में भी बेंजीन का स्ट्रक्चर आ रहा है, यहाँ पे भी तुम्हारी एल्केन की स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे भी एल्केन की स्ट्रेट चेन है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप बढ़ा हुआ है, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन ग्रुप बता दिया, लेकिन स्ट्रक्चर तो सेम है, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स भी क्या होगी, सेम होगी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि एंथैल्पी चेंज क्या होगा, जीरो, और वॉल्यूम जो आप दोनों को मिलाओगे वो भी क्या होगा, जीरो। तो ये तीन कंडीशन अगर कोई भी सोल्यूशन फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो रॉल्स लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, अब उसके बाद हम इसके ग्राफ पे जाते हैं। बेटा अब आपका आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, जो हमने पहले रॉल्स लॉ में बनाया था नॉन वोल्टाइल सोल्यूट के लिए, वही इन्होंने अलग अलग बना के कॉम्बिनेशन कर दिया। जैसे कि सपोज स्टार्टिंग पॉइंट में तुम्हारा जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्वेंट का वो कितना है, जीरो, और सोल्यूट का क्या है, वन। यानी कि जब ए जीरो है और बी वन है, उस टाइम पे तुम्हारा वेपर प्रेशर कितना है, पी नॉट बी, यानी खाली बी का रहेगा। यहाँ पे सेम, अब तुम्हारा ए बढ़ रहा है, ठीक है, तो ए वन हो गया, यहाँ पे तुम्हारा अब ए वन हो गया, बी जीरो हो गया, तो इस टाइम पे तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, पी नॉट ए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एक्स ए, बी कितना हो गया, जीरो। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हारा ए बी बढ़ना शुरू हुआ है, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते बी बढ़ गया। तो बेसिकली ये दो लाइनें अलग अलग उसके लिए बनाई गई हैं, एक सॉल्वेंट के लिए, एक सोल्यूट के लिए। लेकिन जब आपस में इन दोनों को मिक्स करोगे तो इनकी जो लाइन ये वाली बनेगी, इसे बोलते हैं पी टोटल। ठीक है, ये आइडियल सोल्यूशन का प्रेशर है जो कि टोटल है, इसमें पी ए और पी बी दोनों मिक्स है। ठीक है, और ये क्या है, तुम्हारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन वाई एक्सिस पे जाएगा और मोल फ्रैक्शन किस पे जाएगा, एक्स एक्सिस पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन लॉ को ओबे ना करें, जो रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। इसमें भी दो तरह के नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली डेविएटेड, एक होता है नेगेटिवली डेविएटेड। पॉजिटिवली डेविएटेड की बेटा तीन कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशंस जो हमने आइडियल सॉल्यूशन में पढ़ा था कि जो आपके सोल्यूट के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, सॉल्वेंट की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, वही आपके सोल्यूशन की इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सपोज सोल्यूट के बीच में इंट्रैक्शन है बी, ठीक है, सॉल्वेंट के बीच में इंट्रैक्शन है ए, जब इसको आपस में मिक्स करोगे तो सोल्यूशन के बीच में इंट्रैक्शन होगी ए बी। ठीक है, अब इनकी तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन जब आप सोल्यूशन में इन दोनों को मिलाते हो तो इसकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो क्या होगी, वीक। ठीक है, वीक होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, डेल्टा एच मिक्स, मैं ऊपर लिख देती हूं, डेल्टा एच मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्योंकि रॉल्स लॉ फॉलो नहीं कर रहा तो इक्वल टू जीरो तो होगा नहीं, या तो ग्रेटर देन होगा या तो लेस देन होगा, तो जो एंथैल्पी है वो ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। दूसरा डेल्टा वी मिक्स, यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज है वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर कोई भी सोल्यूशन ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है तो वो पॉजिटिवली डेविएशन शो करेगा। ठीक है, उस पर आता है नेगेटिवली डेविएटेड पे। इसमें भी सेम है, सोल्यूट का इंट्रैक्शन साथ में सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन जब बनाओगे तो सोल्यूट सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन आपस में बनेगा सोल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पे ये जो होता है ये वीक होना चाहिए, और यहाँ पे ये जो इंट्रैक्शन होगा सोल्यूशन में वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी कंडीशन, इसमें डेल्टा एच मिक्स जो लेस देन जीरो होना चाहिए, और वॉल्यूम मिक्स जो होना चाहिए लेस देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, इसमें एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल, वाटर, इथेनॉल, एसीटोन। ठीक है, ये वाला एग्जांपल आ जाएंगे, और जो उसमें एग्जांपल आ रहे हैं वो आएंगे बेटा आपके क्लोरोफॉर्म एसीटोन हो गया, फिनॉल एनिलीन हो गया, और HNO3+ वाटर हो गया, वो इस वाले में आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हैं। अब हम पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पॉजिटिवली डेविएशन का और नेगेटिवली डेविएशन का। ठीक है, तो जो हमने आइडियल सोल्यूशन वाला ग्राफ बनाया था सेम वैसे ही बनेगा। तो ये जो डॉटेड लाइन जो आपको दिख रही है ये आपके आइडियल सोल्यूशन वाला ग्राफ है। ठीक है, लेकिन नॉन आइडियल सोल्यूशंस कौन से होते हैं, जो कि रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते। ठीक है, तो दो कंडीशन होती है, एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली।
अब पॉजिटिवली वाले में क्या था कि जो सोल्यूशन आपका बन रहा था उसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी वो वीक थी। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने का मतलब है कि वेपर ज्यादा बनेंगे, इसलिए आपने ये ऊपर बल्ज आउट शो करा है। ये जो ग्राफ है ये पी टोटल का, ठीक है, ये पी नॉट ए का, ये पी बी का और ये टोटल का, इसलिए हमने इसको बल्ज आउट करके दिखाया है कि जो आइडियल सोल्यूशन है उससे ज्यादा इसकी वेपर्स बन रही हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका नेगेटिवली डेविएटेड। अब इसमें एक चीज और देखिए कि जो आपका पी ए है यानी जो सोल्यूशन का है वेपर ज्यादा है, ठीक है, एज कंपेयर टू जो आपका प्योर होगा उससे। इसमें भी जो आपका पी बी है उसकी वेपर ज्यादा रहेंगी एज कंपेयर टू जो प्योर है उससे, क्योंकि आपका वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनता है सोल्यूशन का और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना आसान रहता है, तो वेपर ज्यादा बनेगी, ठीक है। नेगेटिवली डेविएटेड में क्या है, सेम वही ग्राफ जाएगा। ये जो आपका डॉटेड वाला है ये आइडियल सोल्यूशन वाला ग्राफ है जो कि आपके रॉल्स लॉ फॉलो कर रहा है। अब इसी में हमको नेगेटिव डेविएशन दिखाना है कि वो सोल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते। तो नेगेटिव वाले में आपका जो सोल्यूशन था ए और बी, उनके बीच में जो फोर्स थी वो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो वेपर्स कम हो जाएंगी, इसलिए हमने इसको नीचे की तरफ बल्ज आउट किया। तो पी टोटल देखिए जो आपका एक्चुअल में लाइन थी आइडियल वाली, ये डॉटेड लाइन, इससे नीचे वेपर्स बन रही हैं। सेम यहाँ पे भी पी ए की भी और पी बी की भी मैंने ऊपर लिख दिया है। जो पी ए टोटल है उसकी वेपर्स कम रहेंगी ओरिजिनल वाले से, और जो पी बी है उसकी वेपर्स कम रहेंगी पी नॉट बी और मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आता है आपका अगला टॉपिक एजियोट्रॉप्स। ठीक है बेटा, एजियोट्रॉप्स, ठीक है, इसकी डेफिनेशन है दो सॉल्यूशन are known as azeotrophs, are known as azeotrophs। कौन सा सॉल्यूशन एजियोट्रॉप्स कहलाएंगे, फॉर विच द कंपोजिशन of the components found to be same in liquid and solid phase, such mix boils at constant temperature। डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे एजियोट्रॉप्स जिनकी कंपोजिशन सेम रहे, जो काट दे मिलने वाला। अगर बेटा एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन को मैं बताऊं तो एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर आप का जो कंपोनेंट है उसकी जो कंपोजिशन होती है वो लिक्विड फेस में भी कोई सोल्यूशन है, ये लिक्विड हो गया, यहाँ पे आपकी वेपर्स हो गई, ठीक है, तो वेपर फेस में और लिक्विड फेस में दोनों में कंपोजिशन सेम रहनी चाहिए, और ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स। और ये हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल होते हैं, तो हम इनको कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोल देते हैं, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। तो वेपर फेस में और सॉलिड फेस में जब आपकी किसी की भी कंपोनेंट्स की कंपोजिशन सेम होगी, ऐसे मिक्सचर्स को हम बोलते हैं एजियोट्रॉप्स, और इन्हें कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी बोला जाता है। अब जो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स है यानी कि एक ही टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट आसपास ये बॉईल हो रहे हैं, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, इनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता। अब एजियोट्रॉप्स कौन से मिक्सचर शो करेंगे, जो नॉन आइडल होंगे। अब इसमें भी दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, ठीक है। वो वाले नॉन आइडल सॉल्यूशन जो लार्जली पॉजिटिव डेविएशन दिखाएं, यानी कि जिनकी पॉजिटिव डेविएशन बहुत ज्यादा अगर कोई मिक्सचर दिखा रहा है तो उसे बोलेंगे हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से होंगे,
जिसमें लार्जली नेगेटिव डेविएशन शो करे, वो सोल्यूशन जो बहुत ज्यादा नेगेटिव डेविएशन शो करे वो मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप कहलाएंगे। इसका एग्जांपल ले लो, इथेनॉल एंड वाटर। ये तो पॉजिटिव डेविएशन शो करता ही है, लेकिन ये सबसे ज्यादा करेगा। इथेनॉल अप्रॉक्स 95% दिखाता है, ठीक है। और इसमें ले लो HNO3 और वाटर, तो इसमें अराउंड 68% HNO3 दिखाता है, बाकी ये दिखाता है H2O, ठीक है। तो एज़ोट्रॉप्स में इतना ही है कि मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रॉप्स कौन से होते हैं जो लार्जली पॉजिटिव डेविएशन शो करें, मैक्सिमम कौन से होते हैं जो लार्जली नेगेटिव डेविएशन शो करें, और एज़ोट्रॉप की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से। थैंक यू।